नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। 11 बजे की 11 बड़ी खबरों के साथ दिन भर की भागदौड़ में अगर आपने मिस कर दी है बड़ी खबरें तो ये वक्त है, अब देख लीजिए। बीजेपी ने मायावती को अपशब्द कहने वाले अपनी पार्टी के यूपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को पद से हटा दिया है। हालांकि दयाशंकर सिंह ने भी अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन बीजेपी ने कहा कि उनका बयान माफी लायक नहीं है। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी मायावती पर अभद्र टिप्पणी के लिए खेद जताया। मैं एक बार फिर बहन मायावती जी के प्रति खेद व्यक्त करता हूं कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ। हम सब आपकी प्रतिष्ठा के साथ अपने आप को जोड़ना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है कि ऐसी भाषा का हम समर्थन नहीं करते। पार्टी इस निर्णय पर पहुंची है कि उनको उपाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त करना है और मैं उन्हें पद से मुक्त कर रहा हूँ। लेकिन मायावती ने कहा कि दयाशंकर सिंह को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मायावती ने धमकी दी है कि बीजेपी उन्हें पार्टी से निकाले, वरना लोग सड़कों पर उतर आएंगे। उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है, जो लोग मुझे नहीं बता रहे, अपनी बहन के बारे में बोला है, और ये जो उसने सबका इस्तेमाल किया है, तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए कल बीएसपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को लखनऊ बुलाया है। दयाशंकर सिंह ने बीजेपी यूपी का उपाध्यक्ष बनने के बाद मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। गुजरात के ऊना में दलित युवकों की पिटाई के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और संघ मिलकर दलित मुक्त भारत के लिए काम कर रहे हैं। इसके जवाब में मोदी सरकार ने कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ अत्याचार के आंकड़े गिनाए। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि गुजरात सरकार ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। ऊना की घटना के विरोध में दलित संगठनों ने गुजरात में बंद बुलाया। बंद का मिला जुला असर देखा गया। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने ऊना जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर संसद में सोते नजर आए। ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर जिस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह भाषण दे रहे थे, उस वक्त राहुल झपकी ले रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि वो कल ऊना जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। ऐसे में बीजेपी और दूसरे दलों ने इस मामले में राहुल को निशाने पर लिया। देखिए, इससे कांग्रेस का वह चेहरा सबके सामने आ जाता है कि कितने सीरियस हैं वो इस दलित के महत्व पर। जब लोकसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो रही थी और राहुल गांधी सो गए थे, इससे आप समझ सकते हैं वो कितने संवेदनशील और कितने गंभीर हैं दलित उत्पीड़न के मामले में। कांग्रेस ने इनकार किया है कि राहुल गांधी सो रहे थे। मीडिया भी कुछ बना देती है और बोलते रहते देश में और बहुत सारा काम है, उसका देख लीजिए आप। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार संसद में सोते हुए नजर आए हैं। संसद में आज कश्मीर मुद्दे पर बहस हुई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि पत्थरबाज सुरक्षा बलों पर हमला करेंगे तो क्या वे अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे। आपके सुरक्षा बलों पर कोई लगातार पथराव करे, आपकी गाड़ियों से आपको उतार कर फेंका जाए, पेट्रोल बम आपके ऊपर फेंके जाएं, आपके ऊपर लगातार हमले किए जाएं, तो आपके सुरक्षा बल क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ हैं। जब तक आतंकवादियों और अनवादियों को किनारे नहीं लगाया जाता, उनकी आधारभूमि खत्म नहीं होती, तब तक शांति नहीं हो सकती। इस काम में पूरा देश एक है, आपके साथ पूरा देश एक है, गृह मंत्री। लेकिन कांग्रेस ने कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जो खास करके कश्मीर राज्य में हालत बिगड़ती हुई हम देख रहे हैं, वह केवल निराशाजनक नहीं लेकिन आश्चर्यजनक हो चुकी है। पहले भी हमेशा कश्मीर में आतंकवाद को फंडिंग किए जाने का मुद्दा आज संसद में उठाया गया। लोकसभा में बिहार के मधेपुरा से जन अधिकार पार्टी के सांसद पप्पू यादव ने जी न्यूज की रिपोर्टिंग का जिक्र करते हुए सरकार से इस मुद्दे पर कार्रवाई करने को कहा। कि आप जानते हैं 77,000 करोड़ रुपया कश्मीर में अलग अलग चैनलों से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कहां से आ रहा है। आप जानते हैं कि जी न्यूज में भी बहुत सारी चीजों को दिखाया गया कि हिंदुस्तान, सऊदी अरब और ऐसे लोग मस्जिद के माध्यम से
इस्लाम 100% टॉलरेंस का नाम है। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने आज कश्मीर घाटी के सुरक्षा हालात का जायजा लिया। लोगों से शांति की अपील करते हुए सेना प्रमुख ने संयम बरतने के लिए सैनिकों की तारीफ की। कश्मीर घाटी में 12वें दिन भी कर्फ्यू लगा रहा। अलगाववादियों ने बंद की अपील 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। कल कश्मीर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके बॉयकॉट का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक राज्य में असरदार नेतृत्व की गैर मौजूदगी में इस बैठक का कोई मतलब नहीं है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और कश्मीर में मारा गया आतंकी और हिजबुल कमांडर बुरहान वानी का नया कनेक्शन सामने आया है। बुरहान वानी ने अपने एनकाउंटर से कुछ दिन पहले हाफिज से फोन पर बात की थी। हाफिज का दावा है कि बुरहान की आखिरी ख्वाहिश उससे बात करने की थी। उससे बात की और मुझे कहता है कि मैं शहीद होने से पहले ये आरजू रखता था कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतज़िर हूँ। हाफिज सईद के दावे से साफ हो गया है कि आतंकी संगठनों से बुरहान वानी के कितने गहरे रिश्ते थे और कैसे वो आतंकियों के इशारे पर काम करता था। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग उसे बेकसूर बनाने में लगे हुए थे। एनएसजी की सदस्यता पर भारत की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कहा कि भारत इस मुद्दे पर चीन से बातचीत कर रहा है। सुषमा ने यह भी साफ कर दिया कि भारत न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी पर दस्तखत नहीं करेगा। सुषमा ने एनएसजी पर चीन के विरोध की तुलना जीएसटी पर कांग्रेस के विरोध से की। लेकिन क्या मैं ये कह दूं वो कभी नहीं मानेंगे और जीएसटी कभी पास नहीं होगा। हम मनाने में लगे हैं, हो सकता है इसी सत्र में मान जाए और इसी सत्र में पारित हो जाए। जून में सियोल बैठक के दौरान चीन और कुछ दूसरे देशों के विरोध की वजह से भारत को एनएसजी में एंट्री नहीं मिल पाई थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ता सोनी मिश्रा की आत्महत्या की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सोनी मिश्रा के पति ने आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल उनकी पत्नी की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार हैं। कि अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में आगे पहुंचना है तो मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने पड़ेंगे। लास्ट में मेरी वाइफ ने तंग आकर एफआईआर करवाई थी, जिस पर आज तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। एएपी की कार्यकर्ता सोनी मिश्रा ने खुदकुशी से पहले दिए बयान में कहा था कि आम आदमी पार्टी का ही नेता रमेश भारद्वाज उनसे छेड़छाड़ करता था। रमेश भारद्वाज स्थानीय एएपी विधायक शरद चौहान का करीबी था, इसीलिए पार्टी के नेताओं ने उस पर कार्रवाई नहीं होने दी। सीएम साहब के साथ बात हुई, सीएम साहब ने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो, बैठ के बातें कर लो उसके साथ, वो माफी मांग लेगा। लेकिन वो माफी मांगने के बाद फिर दिलीप पांडे जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, इसके बाद आने के बाद भी हमें धमकाया जा रहा है। वहीं सोनी मिश्रा की आत्महत्या के बाद आम आदमी पार्टी ने इस बात से ही इनकार कर दिया है कि आरोपी रमेश भारद्वाज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। बड़ी चीज ये है कि जिसके ऊपर आरोप हैं किसी भी प्रकार के, उस व्यक्ति का, रमेश भारद्वाज नाम के व्यक्ति का आम आदमी पार्टी से कोई लेना नहीं। आम आदमी पार्टी का उनके साथ कोई संबंध नहीं, ये क्लियर होना चाहिए सब कुछ। दिल्ली पुलिस ने महिला से बदसलूकी के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि 8 जुलाई को ईद मिलन के कार्यक्रम में सोमनाथ के कहने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महिला से गाली गलौज और धक्का मुक्की की। पीड़ित महिला का आरोप है कि उनसे बदसलूकी केजरीवाल की मौजूदगी में हुई। सोमनाथ भारती के सामने हमारे साथ बदसलूकी, गाली गलौज, बिल्कुल ये सोमनाथ के इशारे पे हुआ, क्योंकि मैंने उनसे बार बार कहा, मैं बार बार उनसे कह रही थी कि मुझे बच्चों के साथ एक मुलाकात करवा दीजिए आप। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 3 लड़कों पर भी एफआईआर दर्ज की है, जिन पर उनसे बदसलूकी करने का आरोप है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के महानिदेशक बीके बंसल ने खुद को बेकसूर बताया है। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बंसल को पत्नी और बेटी के अंतिम संस्कार के लिए 2 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। पत्नी और बेटी का शव देखकर बंसल रोने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने उन्हें घर के लोगों को फोन तक नहीं करने दिया। मार देंगे जिंदा जी, पहली दुआ स्टेटमेंट। बहुत जालिम लोग हैं, बहुत जालिम लोग हैं। मुझे एक फोन भी नहीं करने दिया। 16 जुलाई को सीबीआई ने बंसल को 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। कल उनकी पत्नी और बेटी ने अपने घर में खुदकुशी कर ली।
कहा जा रहा है कि दोनों सीबीआई की छापेमारी की वजह से सदमे में थे। बंसल की जमानत पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी पर फिर से विचार करने को कहा। अदालत के मुताबिक ये हत्या जैसे अपराध के आरोपी नहीं है। पहले सीबीआई ऐसे मामले में गिरफ्तारी नहीं करती थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना और दूसरे आंदोलनों के बाद ही ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की जाने लगी। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने प्रतिभा सिंह को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। प्रतिभा सिंह कांग्रेस की लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में LIC एजेंट आनंद चौहान को गिरफ्तार किया था। चौहान की गिरफ्तारी के बाद वीरभद्र सिंह ने आशंका जताई है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। केंद्र सरकार के सभी विभागों में शिकायतों को निपटाने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि ये अधिकारी हर बुधवार को शिकायतें सुनेंगे। नियमों के मुताबिक किसी भी शिकायत का निपटारा 2 महीने में हो जाना चाहिए। अगर तय वक्त में ऐसा नहीं होता है तो शिकायत दूर नहीं होने की वजह बतानी पड़ेगी। अलग अलग मंत्रालयों में लोगों से जुड़ी समस्याओं को सुनने वाले अधिकारियों के नाम www.egportal.gov.in पर उपलब्ध होंगे। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2 साल में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत का दावा किया है। सरकार के मुताबिक डीबीटी लागू होने से 3 करोड़ 34 लाख फर्जी LPG उपभोक्ताओं की पहचान हुई है। इन्हें LPG सब्सिडी की सुविधा बंद करने से ये बचत हुई है। हालांकि सरकार ने यह आंकड़ा उस हिसाब से तैयार किया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में कमी नहीं आई थी। इस मुद्दे पर CAG ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की है। कहा जा रहा है कि CAG रिपोर्ट में सरकार के 21,000 करोड़ की बचत दावे पर सवाल उठाया गया है। ये रिपोर्ट संसद के मौजूदा सत्र में पेश हो सकती है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद शाहिद का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 56 साल के शाहिद के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें इसी महीने तबीयत बिगड़ने के बाद वाराणसी से एयरलिफ्ट कर गुड़गांव के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ड्रिबलिंग के लिए मशहूर शाहिद 1980 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। बाद में वो टीम इंडिया के कप्तान भी बने। लेकिन शाहिद एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एस्ट्रोटर्फ के ऊपर इस कला को विकसित किया, आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने इस खेल से हलचल मचा दी थी उस टाइम में। और वाकई में एक बेहतरीन खिलाड़ी आज हमसे जुदा हो गया है। ध्यानचंद के बाद मोहम्मद शाहिद हमारे हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। ईश्वर खुदा की मर्जी थी कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। चीन में हाइड्रोप्लेन की पहली ही उड़ान में 5 लोगों की मौत हो गई। शंघाई के बंदरगाह से उड़ान भरने के बाद हाइड्रोप्लेन पुल से टकरा गया। हाइड्रोप्लेन में 10 लोग सवार थे। 5 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीन में यह हाइड्रोप्लेन की पहली कमर्शियल फ्लाइट थी। प्लेन में 2 पायलट और 8 यात्री सवार थे। सभी 8 यात्री टूर पैकेज के तहत जिहीजियांग प्रांत जा रहे थे। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।